हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत लंबा समय आपको मिल चुका है तैयारी के लिए। इस लंबे समय में आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एमसीक्यूज किए होंगे। लेकिन एक डर अभी भी आपके मन में होगा कि क्या कंप्यूटर जैसे सेक्शन को, जिसमें एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ देते हैं, क्या इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है? क्या कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स क्या हम लेकर क्वालिफाई कर पाएंगे? इसी को जज करने के लिए, इसी को एनालाइज करने के लिए ये सेशन रखा गया है एग्जाम बिफोर एग्जाम का, जहां पर क्वेश्चंस का लेवल ठीक इसी तरीके से रखा गया है जैसे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इट मींस कि अगर आप यहां पर बेटर स्कोर कर रहे हैं तो नो डाउट 101% एग्जाम में भी बेटर स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। साथ ही साथ आप शेयर भी करिएगा हमारे साथ कि सर, हमने डे 1 में इतना स्कोर किया, डे 2 में इतना स्कोर किया और डे 3 में कितना स्कोर किया। और ये भी बताइएगा, क्या आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि डे बाय डे आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं और एग्जाम में भी बेटर स्कोर करेंगे? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले गाइस। एक चीज आपको और इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या सर ये कोर्स एनफ है? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कंप्यूटर कोर्स है आपका, क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि कैंडिडेट अक्सर बहुत ज्यादा चंचल टाइप के होते हैं, है ना। उनको लगता है कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ लें तो शायद कुछ ना कुछ आ जाएगा। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा किसी भी वीडियो, किसी भी पीडीएफ की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं, बढ़िया तरीके से 90 प्लस वीडियोस जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितने भी हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको बहुत सारे, इन सभी मॉक टेस्ट को अगर आप लगाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आप 50 में से 40 प्लस स्कोर तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। और इतना ही तो करना है आपको। अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, ताकि कुछ गलत भी हो जाए तो भी आप सेफर साइड में रहें। सफिशिएंट है, बस रिक्वायरमेंट है कि आप बार बार रिवाइज करें, है ना। आप क्या करते हैं, रिवीजन छोड़ देते हैं। आप ये सोचते हैं एग्जाम अभी हो नहीं रहा, है ना, अभी रिवाइज नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना होगा, तभी एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से जुड़ना है तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। या कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस डे 1 में, डे 2 में सॉरी, हमने आपको दिया था और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर किया, जो ये बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। Which of the following CPU register is used to store data and intermediate result produced by the ALU? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर है और इंटरमीडिएट परिणाम उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि ऐसा रजिस्टर जो वैल्यू को स्टोर करता है, जो रिजल्ट को स्टोर करता है, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जैसे 3+2=5, ये 5 कहां पर स्टोर होगा? जिस रजिस्टर में स्टोर होगा सीपीयू में, वो है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, और बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा कि 50 में से 50 क्वेश्चंस को आप सही कर पाए। एटलीस्ट सबके आंसर देने की कोशिश तो आप करें, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी सही है या गलत, है ना, ये तो डिसाइड करेगा बाद में कि आपने वो सही आंसर दिया या गलत दिया। लेकिन देने आपको आंसर सभी क्वेश्चन के। आइए एक बार देखते हैं। Dash is the most common way for individuals who used home computers to connect to the internet. इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर्स का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए
डैश सबसे आम तरीका है। आम तरीका का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। आम तरीका मतलब जो पहले के समय में नॉर्मल तरीका हुआ करता था, जब आप घर में अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते थे। तो ऐसी कौन से प्रोसेस था जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते थे? एक फोन होता था जिसके थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता था, है ना? याद करिए पहले का समय। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायल अप कनेक्शंस बोलते हैं। तो अगर होम कंप्यूटर्स की बात हो रही होगी और होम कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करने की बात हो रही होगी, तो आंसर क्या बनेगा? डायल अप कनेक्शंस। वहीं आजकल जो कनेक्शंस हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं डीएसएल कनेक्शंस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जो हाई स्पीड कनेक्शंस हैं। लेकिन डायल अप कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जिनकी स्पीड डीएसएल के कंपैरिजन में, ब्रॉडबैंड के कंपैरिजन में काफी कम होती है ना? क्योंकि पहले यूज होता था तो स्पीड भी कैसी होगी? कम होगी। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। A dial-up connection enables to connect to ISP by using। एक डायल अप कनेक्शन किसका उपयोग करके आईएसपी से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो अभी हम लोगों ने डायल अप कनेक्शंस की बात करी जो पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था, डायल अप कनेक्शंस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस की मदद से। तो ऐसे कनेक्शंस को डायल अप कनेक्शंस बोलते थे। और डायल अप कनेक्शन में जिस नेटवर्किंग डिवाइस का इस्तेमाल होता था वो क्या थी? मॉडेम, राउटर, गेटवे या ब्रिज? एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडेम। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मॉडेम। तो हमें क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि सर, डायल अप कनेक्शन में जिस नेटवर्किंग डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर वीपीएन सोल्यूशन? वीपीएन के लिए निम्न में से कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पीपीटीपी, पीपीपी, L2TP, स्लिप? कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वीपीएन में किया जा सकता है? वीपीएन मतलब आप जानते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू डेटा को बहुत सेफ तरीके से ट्रांसफर किया जाता है उसे बोलते हैं वीपीएन, ताकि जितने भी हैकर्स हैं ना वो आपके डेटा को हैक ना कर पाए। तो इसलिए वीपीएन एक टनल बना दी गई। और यहां पर जो यूज होने वाली प्रोटोकॉल है, बिल्कुल सही आपने गेस किया, दैट इज पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पीपीटीपी का मतलब क्या है गाइस? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इन एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल 2021 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? आप जानते हैं लेटेस्ट वाला जो वर्जन है वो 2021 है और ऑनलाइन वाला जो वर्जन है वो ऑफिस 365 है। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम है। अगर आप रो की हाइट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम कितनी हाइट हो सकती है एक रो की एक सेल के अंदर? 255 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 409 पॉइंट्स या 128 पॉइंट्स? करेक्ट आंसर होगा 409 पॉइंट, यानी 409 पॉइंट। जो मैक्सिमम हाइट होती है एक रो की वो कितनी होती है सेल में? 409 पॉइंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन एक्सेल 2021 अ टिपिकल वर्कशीट हैज डैश कॉलम विथ? कह रहा है एक्सेल 2021 में एक विशिष्ट वर्कशीट में डैश कॉलम चौड़ाई होती है। तो ये जो सेल की जो चौड़ाई होती है, जो विथ होती है, वो कितनी होती है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने ये समझा कि हाइट कितनी होती है, तो 409 पॉइंट्स। और अगर विथ की बात करें तो ये कितनी होती है? 250 कैरेक्टर्स, 512 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स या 612 कैरेक्टर्स? करेक्ट आंसर होगा 255 कैरेक्टर की क्या होती है? विथ होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। Which shortcut key is used in MS PowerPoint 2021 to open Zoom dialog box? Zoom dialog box खोलने के लिए MS PowerPoint 2021 में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं?
जूम डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? ये वाला। आप जानते हैं कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम हम 400% जूम कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 100% जूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जूम डायलॉग बॉक्स भी ओपन करना पड़ सकता है, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ये आपको बतानी है। कंट्रोल Z, कंट्रोल M, कंट्रोल B, ऑल्ट WQ। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्ट W और Q। इसकी मदद से MS पावर पॉइंट में हम जूम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग जो जूम का डायमेंशन है, जो जूम परसेंटेज है, उसको सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? डोमेन नेम, सिस्टम नेम, यूजर नेम या मेल सर्वर? हम लोग जानते हैं कि ईमेल एड्रेस में जैसे कोई भी है, सपोज arodaeducator@gmail.com, तो इस केस में अरोड़ा एजुकेटर क्या है? यूजर नेम, और gmail.com क्या है? डोमेन नेम। तो इट मींस कि सबसे पहले यूजर नेम होता है, फिर डोमेन नेम होता है। तो यहां पर ये हो गया, जैसे example@gmail.com, तो फर्स्ट वाला यूजर नेम और सेकंड वाला डोमेन नेम। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर इज। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की गति क्या है? आप लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इस समय, वो फ्रंटियर है, जिसको अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी है? 1.10 एक्साफ्लॉप्स, 440 पेटाफ्लॉप्स, 33.86 पेटाफ्लॉप्स, या नन ऑफ दिस? बिल्कुल, एंड द आंसर इज 1.102 एक्साफ्लॉप्स। ये इसकी सही स्पीड है। 1.1 भी बोल सकते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपको बोलनी है तो 1.102 एक्साफ्लॉप्स है। हम एक बात ये जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड बोलते हैं। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जैक किल्बी, बिल गेट्स या एलन ट्यूरिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, जब हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिस्टर एलन ट्यूरिंग की। तो ही इज नोन एज द फादर या फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो दिमाग के काम करने की नकल करता है? जैसे ब्रेन काम करता है, वैसे ही उसको काम करने के लिए बनाया गया, उसी फिनोमिना में उसको डेवलप किया गया। ऐसा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है जो स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए? करेक्ट आंसर होगा क्वांटम कंप्यूटर। हम लोग जानते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, क्वांटम कंप्यूटर पर काम चल रहा है, जो कि स्मॉलेस्ट तो है, लेकिन जिस तरीके से ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन मैपिंग पर यह काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम टेक्नोलॉजी। दिस वन। नेक्स्ट, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी? कौन से रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही रजिस्टर को बनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सेकेंडरी मेमोरी मतलब फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा रजिस्टर है? रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या नन ऑफ दीज? तो सेकेंडरी मेमोरी से जो सीपीयू का रजिस्टर इंटरेक्ट करता है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे एमएआर के नाम से जाना जाता है। तो एमएआर का मतलब क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। इस बात को याद रखिएगा
कि ये ऐसा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है मेन रजिस्टर को। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट कीज फॉर ऑटो सम इन MS Excel 2021? MS Excel 2021 में ऑटो सम के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? हम जानते हैं कि MS Excel में सम हमारा फंक्शन होता है और हम ऑटो सम भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से जितने भी सेल्स में वैल्यूज हैं उनको हम सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऑटो सम हो जाता है। तो इसको करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट के साथ में इक्वल्स टू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑल्ट इक्वल्स टू, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। तो ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल्स टू। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, इन MS Excel 2021, MS Excel 2021 में which shortcut key is used to open the macro dialog box? MS Excel 2021 में मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग या कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो मैक्रोस का काम क्या होता है वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में? रेपिटेटिव टास्क को करने के लिए जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पार्टिकुलर की स्ट्रोक्स को, इसे बोलते हैं मैक्रोस। और मैक्रोस के केस में एक ही तो शॉर्टकट की होती है। देयर इज ओनली वन शॉर्टकट की इन मैक्रोस और वो है ऑल्ट प्लस F8। व्यूज टैब में दिखाई देता है ऑल्ट प्लस F8, ये होती है इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप आंसर को भी बिल्कुल परफेक्ट लगा पाएंगे। इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिप्रेजेंटिंग 27th रो एंड 26 कॉलम? कह रहा है MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा 27 पंक्ति और 26 कॉलम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पूर्ण सेल संदर्भ है? हम जानते हैं कि एक्सेल में पहले कॉलम्स को लिखते हैं फिर रोज को लिखते हैं। कितनी कॉलम्स हैं? 26। और कॉलम को हमेशा अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, रोज को नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब पहले Z आएगा फिर 27 आएगा। और यहां पर कह रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब कि रोज से पहले भी डॉलर का साइन और कॉलम से पहले भी डॉलर का साइन। तो इसका मतलब $Z और $27, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। वेरी गुड। हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या सेल रेफरेंसिंग में डॉलर साइन की मदद से हम किसी भी रो या कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, what is the output of the following function in MS Excel 2021 equals to ceiling 5 multiply by 9, 12? MS Excel 2021 में निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा जिसमें इक्वल्स टू सीलिंग है, 5 मल्टीप्लाई 9 है और 12 है? तो हम जानते हैं सीलिंग में जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर वैल्यू आती है, फ्लोर में कम वाली वैल्यू आती है और सीलिंग में ज्यादा वाली वैल्यू। तो 5 9 45 हो गया। 12 की टेबल पढ़ेंगे 45 से ज्यादा होनी चाहिए और फुली डिविजिबल होनी चाहिए। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, यानी आंसर आ चुका है दैट इज 48। क्या 48 45 से बड़ा है? यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्या ये बात समझ में आई? तो 12 की टेबल पढ़ी, फुली डिविजिबल होगी, 45 से ज्यादा होगा तो क्या आ गया? 12 4 48। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच विक्टिम्स आर कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज बाय एन अटैकर पोजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें पीड़ितों को ईमेल, टेलीफोन या पाठ संदेश द्वारा एक हमलावर द्वारा भरोसेमंद के रूप में संपर्क किया जा सकता है। बताइए, क्रिमिनल है, एक क्राइम है ये, जिसमें ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू अटैक किया जाता है और ये है फिशिंग अटैक। इस अटैक को क्या बोलते हैं? जिसमें ट्रस्ट वर्दी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम फेक नहीं है, हम जेन्यून है।
तो इस तरीके के एक्ट को क्या बोलते हैं गाइस? फिशिंग बोलते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बताइए इसका आंसर। अभी तक आप लोग बढ़िया आंसर कर रहे होंगे, काफी चीजें सीखी होंगी आपने, लगातार सीखना ही तो है हमें। द टिनी इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज। पाइथन प्रोग्राम में छोटी व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में जाना जाता है किसको? तो पाइथन में जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टोकन या कमेंट? हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में टोकन्स होते हैं 5 तरीके के जो इंडिविजुअल यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टोकन। ये 5 तरीके के टोकन्स कौन कौन से हैं? कीवर्ड है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल है, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स हैं, पंचुएशंस या सेपरेटर्स हैं, और लास्ट में क्या है? पाइथन के ऑपरेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर एस्ट्रिक एस्ट्रिक इन पाइथन? पाइथन में ऑपरेटर एस्ट्रिक एस्ट्रिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन या नन ऑफ दीज? तो हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि पाइथन में जो एस्ट्रिक एस्ट्रिक का सिंबल है ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू को शो करता है, मींस एक्सपोनेंशिएशन को शो करता है। और इसका मतलब क्या होता है? पावर में, जैसे 2 की पावर 2 तो हम कैसे लिखते हैं? 2 फिर इसके बाद एस्ट्रिक एस्ट्रिक और फिर 2। तो ये पावर को शो करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यूज या एक्सपोनेंशिएशन। 10 की पावर 3 को इस तरीके से लिखेंगे, है ना, जो हो जाएगा 1000। तो दैट इज कॉल्ड पावर या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। इन पाइथन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट टुगेदर आर कॉल्ड डैश स्टेटमेंट। पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक साथ डैश स्टेटमेंट कहा जाता है। हम जानते हैं कि पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल किया जाता है ना, लूप्स में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज होता है जनरली, और इसका यूज किस पर्पज से करते हैं? गो टू पर्पज से। तो गो टू किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रेक और कंटिन्यू जैसे स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गो टू। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, लूप्स आर नोन एज डैश इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आएंगे क्वेश्चन जरूर, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से, सी प्रोग्रामिंग से भी मिल सकते हैं। बताइए आंसर। लूप्स को पाइथन प्रोग्रामिंग में डैश रूप में जाना जाता है। जो लूप्स होते हैं ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन लूप्स को पाइथन प्रोग्रामिंग में या नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, डेटा स्ट्रक्चर स्टेटमेंट या नन ऑफ दिस? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इनको बोलते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 21, which character is used in Python to make a single line comment? पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो पाइथन में हम सिंगल लाइन कमेंट भी दे सकते हैं, डबल लाइन कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट से होता क्या है कि जो भी हम कमेंट में लिखेंगे वो एग्जीक्यूशन के बाद में आउटपुट में वो शो नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है। अगर वो अपनी जानकारी के लिए कोई कमेंट ऐड करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं दिखता। तो सिंगल लाइन कमेंट को किससे शो करते हैं? हैश से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हैश की मदद से सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following keyboard shortcut is used to start a slideshow from the current slide? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट और F5 की मदद से हम करंट स्लाइड को ओपन कर सकते हैं और वहां से स्लाइड शो को ओपन कर सकते हैं। तो दैट इज शिफ्ट प्लस F5।
और अगर पहली स्लाइड से हमें ओपन करना है तो F5 की मदद से करेंगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो ओपन हो जाएगा, और अगर हमें बीच में से करना है तो शिफ्ट प्लस F5 से करेंगे। नेक्स्ट, सफारी इज अ वेब ब्राउजर। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि सफारी एक ब्राउजर है जिसको एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये लिख भी रहा है सफारी इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द एप्पल विच रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय द सफारी। किस रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता है सफारी के द्वारा? सफारी एप्पल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। सफारी द्वारा किस रेंडरिंग इंजन का प्रयोग किया जाता है? जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, कोई भी क्रोमियम, जितने भी वेब ब्राउजर बने हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वो सर्वर पर अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं और क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज होती है? रेंडरिंग इंजन। तो कह रहा है एप्पल द्वारा यूज किया जाने वाला सफारी में जो रेंडरिंग इंजन है वो कौन सा है? वेबकिट, ब्लिंक, गीको या चक्र? एंड द करेक्ट आंसर इज वेबकिट इंजन। याद रखिएगा कि गूगल के जो इंजन है, जो रेंडरिंग इंजन है, वो ब्लिंक है। ब्लिंक कौन यूज करता है? गूगल। गूगल क्रोम में, ओपेरा में, एज में, इनमें यूज होता है ब्लिंक इंजन का। वेबकिट इंजन का यूज होता है एप्पल के द्वारा सफारी में। ट्राइडेंट इंजन का यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा किया जाता है, और गीको इंजन का इस्तेमाल मोजिला फायरफॉक्स के द्वारा किया जाता है ना? तो एक बार याद रखिएगा गाइस, वेबकिट इंजन, ब्लिंक इंजन, गीको इंजन, ये सब आपके इंजन्स हैं जिसे रेंडरिंग इंजन के नाम से जानते हैं और ब्राउजर के द्वारा ये इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिज। ब्रिज के बारे में कौन सा कथन सही है, ट्रू है स्टेटमेंट? पढ़िए, एक एक बताइए मुझे। इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। क्या ब्रिज फिजिकल लेयर पर काम करता है? आप कहेंगे नहीं सर। स्विच और ब्रिज ये डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, फिजिकल लेयर पर तो नहीं। गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, इट यूजेस मैक टेबल टू फॉरवर्ड दी डेटा। क्या ब्रिज मैक टेबल का इस्तेमाल करता है डेटा को फॉरवर्ड करने में? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्विच और ब्रिज ये डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं, और डेटा लिंक लेयर का ही काम होता है मैक एड्रेस को मेंटेन करना। तो मतलब इट यूजेस मैक टेबल टू फॉरवर्ड दी डेटा, ये बात बिल्कुल वैलिड लग रही है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिज इज नॉट यूज टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क। गलत है। ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए दो लोकल एरिया नेटवर्क को। अगर सेम प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है तो ब्रिज का इस्तेमाल होगा दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, है ना? ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि नॉट दिया हुआ है, जबकि ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क, ये बात सही है। इट इज यूज टू कॉम्प्रेस डेटा, ये बात भी गलत है। ब्रिज का इस्तेमाल कॉम्प्रेस डेटा करने को नहीं करते, दैट इज नॉट द वैलिड पॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज इट यूजेस मैक टेबल टू फॉरवर्ड द डेटा। पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डैश फ्रॉम रिमोट सर्वर। POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट सर्वर से डैश के लिए किया जाता है। तो सोच के बताइए मुझे कि POP3 का इस्तेमाल मेल में क्यों करते हैं? मेक कनेक्शंस, अप्लाइंग पॉलिसीज, सेंड ईमेल या रिट्रीव ईमेल। तो POP3 का इस्तेमाल किया जाता है मेल को एक्सेस करने के लिए या मेल को रिट्रीव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिट्रीव मेल। आई मैप का भी इस्तेमाल करते हैं मेल को रिट्रीव करने के लिए। सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं। अटैचमेंट के लिए माइम का इस्तेमाल करते हैं, है ना? आप जानते हैं इन सब बातों को। नेक्स्ट, थिननेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कह रहा है थिननेट को और क्या कहा जाता है? ये थिननेट होता क्या है? पहले तो ये सोचिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज थिननेट।
बिल्कुल सही। कोएक्सियल केबल्स हमारी दो तरीके की होती है, एक थिननेट और एक थिकनेट। तो थिननेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻² की मदद से, तो आंसर हो जाएगा 10⁻²। थिकनेट को रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻5 की मदद से, और जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻T या 100⁻T की मदद से। समझ में आ गई बात? तो 10⁻² क्या है? थिननेट। 10⁻5 क्या है? थिकनेट कोएक्सियल केबल। 10⁻T क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल है। 100⁻T क्या है? वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल तो आप जानते हैं ना, जिसे ईथरनेट केबल या लैन केबल के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 100⁻T केबल? कह रहा है 100⁻T। टी मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। 100⁻T केबल की गति कितनी होती है? 10⁻T भी हो सकती है, 100⁻T भी हो सकती है। जहां पर 100 या 10 का मतलब क्या है? 10 बेस का मतलब 10 Mbps की स्पीड, 100 बेस का मतलब 100 Mbps की स्पीड। तो करेक्ट आंसर होगा 100 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड। तो इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? Mbps में, Gbps में, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। Alta Vista was a web search engine established in dash and was purchased by dash in dash। अल्टा विस्टा एक वेब सर्च इंजन था जिसे डैश में स्थापित किया गया था और डैश द्वारा डैश में खरीदा गया था। बताइए क्या होगा आंसर? तो हम लोग इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन हुआ करता था जिसको याहू के द्वारा खरीदा गया था, है ना। ये आपको याद रखना है कि अल्टा विस्टा किसने खरीदा? याहू ने। कब खरीदा? 2003 में खरीदा। लेकिन अल्टा विस्टा ये बना कब? 1995 में बना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेवलप्ड इन 1995 या एस्टैब्लिश इन 1995, परचेज्ड बाय याहू इन 2003, इन 2003। क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा इन पॉइंट्स। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेजेस, स्टोरेज प्रदान करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को निकाला। आप जानते हैं कि स्टोरेज प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को देने वाले जो महान व्यक्ति हैं वो हैं कौन? जॉन वॉन न्यूमैन, ना जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन। और सबसे पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज हुआ वो था एडसेक। दैट कंप्यूटर वाज एडसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। टेक अ डीप ब्रीथ, एक बार डीप ब्रीथ लीजिए ताकि क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कूल डाउन रहकर आप आंसर कर पाए। तो जितना पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जितने पेशेंस के साथ आप आंसर करेंगे, यही गारंटी है कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और एग्जाम में जो डर गया है ना, तो आप जानते हैं जो डर गया वो मर गया। तो आपको डरना नहीं है, बस कूल डाउन होके मुझे सब आता है ऐसा सोचते हुए एग्जाम में आपको पेपर देना है। वेयर डू ब्लैक लिस्टेड ईमेल्स गो? ब्लैक लिस्टेड ईमेल कहाँ जाते हैं? वो मेल्स जिनको हम ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। ब्लैकलिस्ट का मतलब किसी गलत सोर्स से आया तो हमने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट किया हुआ मेल कहाँ जाता है? इनबॉक्स में, डिलीट फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में या ट्रैश फोल्डर? करेक्ट आंसर है ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। लेकिन ट्रैश तो कोई फोल्डर ही नहीं होता। ट्रैश फोल्डर का काम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फोल्डर जिसमें डिलीट किया हुआ मेल जाता है, लेकिन यहां तो बात ब्लैकलिस्ट की हो रही। तो क्या ट्रैश फोल्डर सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्रैश फोल्डर वो फोल्डर है जिसमें जब हम डिलीट कर देते हैं मेल्स तो 30 डेज तक ये रखता है और 30 डेज के बाद वो मेल गायब हो जाते हैं, है ना। ये है ट्रैश फोल्डर। स्पैम फोल्डर में जाता है, ये बात बिल्कुल वैलिड है। वेयर डू ब्लैकलिस्टेड ईमेल्स गो? जिनको हम ब्लैकलिस्ट कर देते हैं वो स्पैम फोल्डर में जाता है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर।
तो कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल आंसर पता होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट फोल्डर इन एन ईमेल सिस्टम? ईमेल सिस्टम में ड्राफ्ट फोल्डर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? क्या पर्पस है ड्राफ्ट फोल्डर का? तो पहले सोचिए कि ड्राफ्ट फोल्डर होता क्या है। तो आपको याद आएगा कि सचिन सर ने बताया था कि ड्राफ्ट फोल्डर का मतलब कि जब हम मेल लिख के रख लेते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं किसी को, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। मींस टू सेव द अनसेंड ईमेल, बिना भेजे गए मेल को जो सेव करके रखता है, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट, टू सेव द अनसेंड ईमेल्स। नेक्स्ट, IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP belongs to which generation of computer? कह रहा है IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज या PDP किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं? ये किस जनरेशन पे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन से हैं ये, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन। 360 IBM का, हनीवेल का 6000, PDP बहुत फेमस, ये सब आपके किसके हैं गाइस? थर्ड जनरेशन के पार्ट है। नेक्स्ट, इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर इज कॉल्ड? बताइए, HTML टेबल में सेल कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच की जगह क्या कहलाती है? सेल स्पेसिंग, सेल डिफरेंस, सेल पैडिंग या ऑल ऑफ दिस? तो सेल का जहां कंटेंट होता है और सेल का जो बॉर्डर होता है, इनके बीच की डिफरेंस को सेल पैडिंग बोलते हैं। और दो सेल के बीच की डिफरेंस को सेल स्पेसिंग, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग को सेल पैडिंग, है ना, याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग Arduino इज फॉल्स? Arduino के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सोचिए, Arduino बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डोएक ओ लेवल का पार्ट है, तो इसका मतलब Arduino से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जरूर, बहुत ध्यान से। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही, Arduino एक ओपन सोर्स है। इट इज ओपन हार्डवेयर डेवलपमेंट बोर्ड, क्या ये एक सर्किट बोर्ड है, एक हार्डवेयर डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि ओपन सोर्स है? बिल्कुल सही, ये ओपन हार्डवेयर डेवलपमेंट बोर्ड है। Arduino कंपनी मैन्युफैक्चरर्स माइक्रो कंट्रोलर, कह रहा है क्या ये कंपनी माइक्रो कंट्रोलर बनाती है? ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये माइक्रो कंट्रोलर्स को डेवलप करती है, सिंगल बोर्ड वाले माइक्रो कंट्रोलर्स को डेवलप करती है Arduino। नॉट यूज्ड इन IoT प्रोजेक्ट्स, ये पॉइंट गलत है। Arduino का इस्तेमाल IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेन मैपिंग जैसी चीजों को करने के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये इनवैलिड पॉइंट है, ये फॉल्स है, और यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो नॉट यूज नहीं होना चाहिए था, यूज्ड इन IoT प्रोजेक्ट होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, दिस इज एन इंटरनेट सर्च इंजन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्टिंग सर्चर्स प्राइवेसी। यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है जो खोजकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा पर जोर देता है कि जो भी यूजर सर्च करेगा वो प्राइवेट होगा, वो सीक्रेट होगा, वो एनोनिमस होगा। तो ऐसा सर्च इंजन कौन सा है जो एनोनिमिटी मेंटेन करता है, जो एनोनिमस मैनर में काम करता है? डक डक गो, टॉर ब्राउजर के साथ में ज्यादातर इसका यूज होता है, दैट इज डक डक गो। क्लियर है? नेक्स्ट, a dash file is an MS Excel file format that is the standard for storing tabular data in text form। एक डैश फाइल एक MS Excel फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलर डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करने के लिए मानक है। बहुत ज्यादा आप लोग अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कभी कोई काम किया होगा तो आप देखते होंगे कि वेबसाइट पर
जो फॉर्मेट देते हैं या बैंक की स्टेटमेंट जिस समय आप डाउनलोड करते हैं, है ना, वहां भी एक एक्सेल की फाइल ही होती है जिसको डाउनलोड करने की परमिशन देते हैं। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? जो टेबुलर डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करती है, CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। आप लोगों से तो मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा इसको। शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रा ऑफिस राइटर इज, लिब्रा ऑफिस जो कि एक ओपन ऑफिस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने का उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो आप जानते हैं MS वर्ड में भी लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर यूज होता है, और लिब्रा ऑफिस में भी सेम शॉर्टकट की है लाइन ब्रेक की, शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट, और पैराग्राफ ब्रेक सिर्फ एंटर। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्सी इज, लिब्रा ऑफिस कैल्सी का फाइल एक्सटेंशन क्या है? हम जानते हैं कैल्सी क्या है, कि स्प्रेडशीट पैकेज है जो कि लिब्रा ऑफिस की है। तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो कौन सी होगी? ODS होती है ना, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लिब्रा ऑफिस कैल्सी का फाइल एक्सटेंशन ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। द ASCII कोड फॉर CR कैरेज रिटर्न इन ऑक्टल इज, कह रहा है ASCII कोड हम जानते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नॉर्मली ये 7 बिट का कोड होता है, लेकिन ASCII की बात करें तो ये 8 बिट का कोड होता है। तो आपको बताना है कि CR कैरेज रिटर्न का ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? 15, याद रखिएगा कैरेज रिटर्न का क्या होगा? 15 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में अधिकतम कितना जूम स्तर सेट किया जा सकता है? तो गूगल क्रोम में मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 500%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 500% अधिकतम जूम स्तर होता है किसमें? गूगल क्रोम में। मैक्सिमम जूम लेवल होता है गूगल क्रोम में। 40 क्वेश्चंस हो गए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड, MS वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम्स को डाला जा सकता है? 55, 65, 50 या 63? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? 63, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड, अधिकतम कितने कॉलम्स को इंसर्ट किया जा सकता है? आंसर है 63 कॉलम्स। डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बायोस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है? आंसर है रोम में। रीड ओनली मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है बायोस की इंस्ट्रक्शंस यानी बायोस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, एंकर टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, HTML में जो एंकर टैग होता है इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? लिस्ट, लिंक, एड्रेस या ऑल ऑफ दिस? HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल AHRF के फॉर्म में आपने कई बार पढ़ा है, किस पर्पस से करते हैं जरा सोच के बताइए। लिस्ट के लिए बिल्कुल नहीं, वो तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट UL और OL का इस्तेमाल करते हैं। लिंक के लिए बिल्कुल सही, लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? एंकर टैग का। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? PHP क्या ओपन सोर्स है?
अपाचे क्या ये ओपन सोर्स है? तो हम जानते हैं PHP मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपाचे वेब सर्वर है जो अगेन ओपन सोर्स है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2, ये दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉइड? निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड का बिल्ट इन डेटाबेस है? SQLite, MySQL, Oracle या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर होगा SQLite, जो कि बिल्ट इन डेटाबेस है किसका? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह आपसे पूछें मोबाइल फोन में यूज होने वाला डेटाबेस कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा? SQLite। मोबाइल फोन, एंड्रॉइड, iOS, इन सब में यूज किया जाता है जिस डेटाबेस का, वो है आपका SQLite। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अगेन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं ओहा, OHA। ओहा इन एंड्रॉइड स्टैंड्स फॉर इन एंड्रॉइड। इसका मतलब क्या है? एंड्रॉइड में ओहा का अर्थ क्या है? ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस का मतलब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे मोबाइल फोन्स में सपोर्टेड है। आजकल जितने भी बन रहे हैं मोबाइल फोन, गूगल कहता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करिए, वो है एंड्रॉइड। तो क्या एंड्रॉइड सिर्फ एक मोबाइल कंपनी के साथ में टाई अप किया इसने? नहीं, इसने बहुत सारी कंपनीज के साथ में टाई अप किया हुआ है, तभी तो जितने भी मोबाइल्स हैं मैक्सिमम वो सब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ओपन हैंडसेट अलायंस। नेक्स्ट, स्टोरेज विच इज लोकेटेड आउटसाइड द CPU इज कॉल्ड। स्टोरेज जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर स्थित होता है क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी स्टोरेज, मेन स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट या बैकअप यूनिट? सोच के बताइएगा बहुत अच्छे से। CPU के बाहर जो स्टोरेज होती है, क्योंकि CPU के अंदर जो होती है वो तो रजिस्टर है, CPU के बाहर जो स्टोरेज होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी को ऑक्सिलरी भी कई बार बोलते हैं, टर्शरी भी कई बार बोलते हैं। सो आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी इज द राइट वन। क्लियर है? नेक्स्ट, IPv6 डज नॉट यूज डैश टाइप ऑफ एड्रेस। IPv6 डैश प्रकार के पते का उपयोग नहीं करता है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, 128 बिट का IP एड्रेस IPv6। बताना है आपको कि IPv6 किसका यूज नहीं करता? ब्रॉडकास्टिंग का, मल्टीकास्टिंग का, एनीकास्ट या यूनिकास्ट? तो मल्टीकास्ट, एनीकास्ट और यूनिकास्ट का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल नहीं करता IPv6। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट, which of the following devices can help to extend the range of wireless router? निम्न में से कौन सी डिवाइस वायरलेस राउटर की रेंज को बढ़ाने में मदद कर सकती है? रेंज को बढ़ाने में, रेंज को बढ़ाने के लिए तो एक ही डिवाइस यूज की जाती है जो आपने अक्सर टावर्स में लगी भी देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं? रिपीटर बोलते हैं, या वायरलेस रिपीटर बोल दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज वायरलेस रिपीटर का इस्तेमाल, ये एक ऐसी डिवाइस है जो वायरलेस राउटर की रेंज को इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 गाइस, which computer memory chip allows simultaneous both read and write operation? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों को एक साथ करने की अनुमति देती है? आपको पता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट ये दोनों की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है? आप रीड भी कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों ही फीचर्स के साथ में अवेलेबल है।
स्टैटिक रैम जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनती है, डायनेमिक रैम जो हमारे लैपटॉप्स हमारे मोबाइल फोन्स में होती है ना, दैट इज डायनेमिक रैम। तो ये आप जानते हैं। एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जो क्लॉक को सिंक करके रखती है, जो आपके सिस्टम की क्लॉक होती है उसको सिंक करने के लिए एसडी रैम का यूज किया जाता है। यस, इसलिए कॉन्सेप्ट जितने बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। तो आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस सेशन में 50 में से इतना स्कोर हमने किया है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बस पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। बहुत बार आपको क्वेश्चंस को रीड करना होगा। अगर कंफ्यूजन है तो एक से ज्यादा बार पढ़िए, और कॉन्सेप्ट्स आपने अगर पढ़े हुए हैं तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं, ये गारंटी है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, होमवर्क का क्वेश्चन है। विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच दी वेबसाइट? वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? सर्च ऑपरेटर्स, एमएसएन, स्पाइडर या फ्रेज? अगर आप जानते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ना, कई बार पूछा गया है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैसा लगा आपको ये पार्टिकुलर क्लास, ये सेशन? अगर बढ़िया लगा हो है ना तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो पा रहा, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में नहीं पढ़ा, या कॉन्सेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज नहीं की, तो इन सबको करने के लिए आपका एक ही सोल्यूशन है। इस पार्टिकुलर बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस, एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगे, सारे टॉपिक्स के मॉक टेस्ट। क्लियर है? तो बढ़िया तरीके से पढ़िए और स्कोर करिए फुल आउट ऑफ फुल। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट करने के लिए। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।